जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। आज हम इस वीडियो में आर समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम 2021 का जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का वो हम डिस्कस करेंगे। 2021 का प्रीलिम्स वाला जो पेपर हुआ था और जीएस पोर्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हिंदी जीएस मतलब वो डिस्कस होगा लगभग। इसमें देखिए 2021 का जो प्री और मेंस का जो जीएस का पेपर होता है मेंस में वो भी डिस्कस करूंगी मैं। और आज तो प्री वाला डिस्कस करूंगी। 2021 का है, 17 का है, 16 का है, फिर उसके बाद 15 का है, 2013 में जो हुआ था, 2001 मतलब 2001 में पहले जो 2006 और 1 में यूडीए और एलडीए के नाम से समीक्षा अधिकारी का समान अध्ययन का पेपर होता था, वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 18 पेपर हैं, टोटल 18 पेपर हैं। 18 क्या मतलब 18 पेपर में उसका जो मीन्स वाला भी है तो लगभग टोटल मिला के लगभग 25-30 पेपर टोटल हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। करते हैं, ये देखिए, ये 5 दिसंबर 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है जो कि मुझे लगता है अभी तक का बहुत ही टफेस्ट एग्जाम था, ये पेपर था ये। इसलिए क्योंकि इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें आए थे। मतलब इतना तो पीसीएस का भी पेपर इतना टफ नहीं आता था। जैसे होता ना टफ मतलब क्या, जैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कितनी भी चीज़ें, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन बना दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को मतलब टैकल कर ले जाओगे। लेकिन अगर वो फैक्ट पूछ लिया है, वो भी अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ सिलेबस, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे तुक्का ही लगा सकते हो। और भगवान भरोसे तुक्का लग गया तो फिर लिस्ट में आपका नाम है। तो इसलिए अब 2021 में ऐसा हो गया था। लेकिन जो पेपर और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो लगेगा कि हाँ मतलब मॉडरेट है, करने लायक हो आप। तो ये वाला पेपर जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड, आप खुद ही देखोगे तो पता चलेगा। आइए फिर शुरू करते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसमें जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। एक सितार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगे, एक जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। लेकिन ये जो सितार है इसमें क्या है, अनुप्रस्थ और अप्रगामी जो है दोनों तरंगे जो हैं ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। क्योंकि ये हिंदी में पेपर है और मैंने हिंदी में दिया था तो इसलिए कहीं कहीं पे जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश की भी मैं यूज़ कर दूंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डेविंसी है और वेरिटेस है, ये नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन थे। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो जो कि वीनस शुक्र ग्रह जो था उसके जो 2 मिशन जो है नासा ने लॉन्च किए थे। डेविंसी टाइप का है और वेरिटेस टाइप का है। तो ये 2 एक मतलब मिशन थे यूएसए के, जो कि नासा के यूएसए की ही स्पेस कंपनी है नासा। तो ये जो है वीनस के लिए, शुक्र के लिए मेनली लॉन्च किया गया था मिशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से हमें मैचिंग कराना है। तो चुकंदर जो है से हमें चीनी मिलता है, शहद जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये मैच करेगा। कपास में सेलुलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज। तो ये हमारे जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये राइट ऑप्शन हमारा चारों सही हो जाएंगे। चुकंदर से जो है चीनी मिलती है, शहद से ग्लूकोज और शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है जो कि नेचुरल मतलब शुगर है। और कपास से जो है सेलुलोज मिलता है, इसी से जो है मतलब सूती वस्त्र बनते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है, कपास और सूती वस्त्र उससे बनते हैं। दुग्ध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो ये चारों हमारे जो है ये मैच करता है, तो चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो भारत शहरी वेधशाला है वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड होती है और दृष्टि की जो दृढ़ता है 1/16 सेकेंड होती है। तो इसमें हमारा जो है सारा मैच करता है। लेकिन ये जो बी वाला है ये ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि आंखों के लिए जो है जो ग्रीन रंग होता है, हरा रंग, वो सबसे ज़्यादा सुग्राही मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है हमारी आंखों को। देखिए जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, वो हमारी आंखों के लिए सबसे मतलब बहुत ही कंफर्ट हम फील करते हैं, बहुत आराम सुकून मिलता है आंखों को। तो बी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लाल रंग दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो मनुष्य के सुनने का जो सबसे मतलब एकदम ऑप्टिमम जो होता है तो वो 1000 हर्ट्ज पे सबसे अधिक जो है मनुष्य का कान जो है सुग्राही होता है। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड होती है और जो दृष्टि होती है वो 1/16 होती है। तो ये हमारा ए, सी और डी सही हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा।
दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो जो दो एक जैसे जो बल्ब होते हैं उनको समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो रोशनी अधिक मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, नहीं ये गलत हो जाएगा। दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ना मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट होते ही हैं, मतलब क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के देता है। अगर आप ये लगभग 25-30 पेपर इसमें है प्रीवियस ईयर के, प्रीलिम्स और मेंस का मिला के, तो अगर आप जनरल स्टडीज़ प्लस जो है हिंदी की अगर आप मैं प्रैक्टिस करा दूंगी और साथ में टेस्ट पेपर भी आर से रिगार्डिंग मैंने लगवाए हैं और भी आगे कंटिन्यू करूँगी, तो आप ना मतलब उस लेवल पर अगर आप जीरो से भी शुरू कर रहे हो तो एक लेवल आपका ठीक ठाक बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आप समझने लायक हो जाओगे। मैं आपको ये गारंटी नहीं देती हूँ कि सिर्फ 2 महीने पढ़ के आप समीक्षा अधिकारी, पर हाँ कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जो जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनका मनोबल डाउन नहीं करना चाहती, लेकिन बस मैं रियलिटी मतलब यही है कि हम सिर्फ 1-2 महीने में कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हाँ अगर हम अथक प्रयास करें, परिश्रम करें, तो इससे क्या होगा ना कि मतलब एक लेवल हम तक पहुंच सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और फिर मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती कि नहीं 1-2 महीने में एकदम क्रैक कर लोगे, पर हाँ आपको खुद ही मतलब अंदर से आभास होगा कि हाँ मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूँ, मेरी तैयारी लगभग हो रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने का यही मतलब एक है उद्देश्य कि हाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होगा वो आपसे गलत नहीं होगा, तो लगभग आप कंपटीशन में बने रह सकते हो। तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों ये गलत हो जाएगा, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, दोनों पैरेलल मतलब अगर जैसे जुड़े हैं अब दोनों बल्ब, दो एक जैसे बल्ब, तो वहाँ पर रोशनी अधिक मिलती है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सरसों में तेल की अत्यधिक उपयोग, सरसों में तेल की मात्रा को जो बढ़ाने के लिए कौन सा जो है तत्व उपयोगी है, तो वो सल्फर हमारा जो है जब इसकी सरसों की खेती की जाती है तो वहाँ पे जब और भी जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके साथ साथ जो है उर्वरक जो हम खेत में डालते हैं सरसों के खेत में, तो वहाँ पे सल्फर युक्त जो पोषक तत्व है जैसे कि जिप्सम हो गया, फॉस्फेट हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसमें सरसों के बीज में तेल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें उत्पन्न होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सरसों में तेल की अगर मात्रा बढ़ानी है तो वहाँ पे सल्फर अत्यधिक उपयोगी हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। तो ये जो मानव और पशु जो एप्सिस्ट होते हैं, जो उनके अपघटन से जब काफ़ी लंबे टाइम के बाद जैसे कि पशु और जीव जो होते हैं उनके अपघटन से जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सड़े हुए वनस्पति पशु पदार्थ। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर मान लीजिए आप 10 दिन से ज़्यादा अगर उपवास फास्टिंग आपने कर ली है तो लीवर में जो है ग्लूकोज का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और उपवास करने की स्थिति में जो है इससे क्या होता है कि जो हमारी जो रेड सेल्स हैं आरबीसी जो है और मांसपेशियां हमारी मसल्स जो हैं इनमें क्या है ईंधन के रूप में ग्लूकोज उत्पन्न करने में इनकी मतलब लीवर की भूमिका होती है। तो जब हम 10 दिन तक फास्टिंग रखेंगे तो लीवर पे जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोशामर रेशम जो है मकड़ियों से उत्पन्न होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न खाद्य पदार्थों में कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अंडा है। अंडा जो है अमीनो एसिड का सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो एसिड का होना ज़रूरी है जो कि अंडे के माध्यम से ये मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया था। तुलसी के पौधों का अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृषि और पशुपालन से संबंधित लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आरओ के एग्जाम में, तो ये भी हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें हमें मैच कराना है पशु और उसकी जो नस्ल है, तो भैंस जो है वो भदावरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लगभग ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है। गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, भेड़ जो है थार पारकर है, तो थार पारकर भेड़ की नस्ल नहीं बल्कि गाय की नस्ल मानी जाती है। तो लेकिन आयोग ने इसका जो राइट ऑप्शन ए माना था कि भदावरी जो है भैंस की नस्ल नहीं है, फिर ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था आयोग ने।
तो आयोग जो मानेगा वही सर्वोपरि है। तो इसमें जो है आयोग ने भैंस का भदावरी नहीं माना था, लेकिन भैंस की जो नस्ल है भदावरी है, गाय की सिंधी है, बकरी की जमुनापारी है, थार पारकर एक गाय की नस्ल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कासी लालिमा, कासी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। और भी जैसे कि कासी, लालिमा, पूषा, A4, परभनी, बहुत ज़्यादा इसमें है, पर बहुत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो बस कुछ कुछ जो प्रीवियस ईयर वो देख लीजिएगा, 2-4 प्रजातियाँ मतलब देख लेनी है, जैसे काशी लालिमा, परभनी क्रांति, अर्का अभय, ये सब भिंडी की प्रजातियाँ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था, पर होता है ना कि एनालिटिकल दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, तो एलिमिनेशन कर लेते हैं थोड़ा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए जो है गूटी लगाने का काम किया जाता है। गूटी को बांधने का समय जो है मतलब वही जुलाई अगस्त के बीच माना जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब जो जो टहनियाँ होती हैं उसके नीचे से जो है चाकू से चारों तरफ उसको मतलब छील के उसके छिलके उतार लिए जाते हैं, और जो अगल बगल घास उगा के उसको ऐसे मतलब उसको कवर कर दिया जाता है, वही होता है गूटी लगाने के लिए, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। आइए हिस्ट्री के क्वेश्चन सब शुरू हो गए हैं। इसमें से विदेशी यात्री और उनके जो भारत भ्रमण का समय था, तो बताना है कि कौन कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें जो फाहियान आया था वो 399 से 1414 ईस्वी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि फाहियान जो है चंद्रगुप्त, ये मौर्यों के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो गुप्त पीरियड वाला गुप्त इरा जो था उसमें ये फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे 399 से 414 ईस्वी के टाइम पे आया था। ह्वेनसांग जो है हर्ष के टाइम पे 629। इनकी जो क्रोनोलॉजी भी अगर कभी कभी पूछ लेता है तो ह्वेनसांग जो है 629 से 645 ईस्वी, तो ये सही हो जाएगा। इत्सिंग जो था, इत्सिंग जो है 689 से मतलब ये थोड़ा सा लगभग ये इस क्वेश्चन में सभी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इत्सिंग का जो टाइम था 672 से 695 के ईस्वी मतलब आसपास था। और अलमसूदी ये जो ऑप्शन दिया है, अलमुशूदी जो है 915 से 916 ईस्वी में था। तो इसमें क्या था, इत्सिंग जो है था 672 में आया था, लेकिन इसमें जो इत्सिंग 689 दिया हुआ था, इसलिए जो है आयोग ने इस क्वेश्चंस को हटा दिया था। बहुत ही मतलब एकदम बेहुदा टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था कि इसमें चलिए 2-3 आपको पता भी हो तो आप एलिमिनेट करके कर भी लो। इसमें से तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस ही गलत थे। तो इत्सिंग जो है 672, लेकिन इसमें 689 दिया था। अलमसूदी का जो टाइम काल पीरियड था वो 915 में था। तो ये आयोग ने इस क्वेश्चंस को हटा दिया था। लेकिन जो आपको ये देखना है, फाहियान जो है 399 में आया था, ह्वेनसांग 629 में हर्ष के टाइम पे, इत्सिंग जो है 689, सबसे लास्ट में अलमसूदी था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो इसमें गोपाल और नंदीवर्मन जो पल्लव मल थे वो इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था और नंदीवर्मन जो पल्लव मल थे वो पल्लव वंश के मतलब राजा थे। तो इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में, जो शाही महल थे उसमें हिंदी देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दौला खुसरो शाह। नसीरुद्दौला खुसरो शाह जो कि खिलजी वंश का लास्ट सबसे अंतिम जो नवाब था। तो इसका मतलब लोगों ने फिर बहुत विरोध किया था। तो नसीरुद्दौला खुसरो शाह के टाइम पे जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस नसीरुद्दौला खुसरो शाह को फिर हटा करके फिर तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक फिर नवाब बना था। मतलब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, पहले गुलाम वंश फिर खिलजी वंश, देन तुगलक वंश। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने एक अपने मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ी सेना रखी थी, गुप्तचर विभाग रखे थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली उसके टाइम पे बहुत सुदृढ़ हो गई थी। जैसे होता है ना कि लोग मतलब कि सामान कम तौलते थे, तो उसके यहाँ उसके टाइम पे माप तौल बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत ही मतलब सुदृढ़ हो गई थी कि गुप्तचर लगे होते थे। गुप्तचर के पीछे भी एक गुप्तचर लगे होते थे कि देखते थे कि बाजार में कोई मतलब सामान जो है कम तो नहीं तौल रहा है, माप तौल मतलब सही है कि नहीं। तो अगर कम होता था तो उसमें क्या होता था, उस उतने के बराबर मांस का टुकड़ा रखना पड़ता था। वो जो व्यक्ति मतलब वो जो व्यापारी होता था, तो वो अगर मान लीजिए कोई सामान कम तौल रहा होता था तो जितना कम तौलता था उतने के हिसाब से अपने शरीर के मतलब एक हिस्सा जो है टुकड़ा वो तौलना पड़ता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा
कठोर व्यवस्था थी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट था वो। तो इसका राइट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां जो है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। और जो तत्कालीन मुगल शासक कौन था? फर्रुखशियर था, जो कि जो कि मुगल बादशाह जो कि बंगाल का जो है जो नियुक्त किया था, बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है वो मुर्शीद कुली खां था। किसके टाइम पीरियड में? तो वो फर्रुखशियर उस टाइम पे मुगल शासक था उस टाइम पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। निम्न में से किसे गुरु नानक का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? तो लहना को जो है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर लहना के बाद जो है गुरु अंगद देव फिर आए। गुरु अंगद देव जो सिखों के दूसरे गुरु थे, और जो गुरु अंगद थे वो गुरुमुखी लिपि का मतलब उन्होंने प्रचार किया था। तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी वो लहना थे। निम्न में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल देश का नहीं था? तो डुआर्ट बारबोसा थे, डोमिंगो पायस था, और फर्नाओ नूनीस, ये सारे जो हैं पुर्तगीज थे। बाकी जो पीटर मुंडी था, पीटर मुंडी एक ब्रिटिश यात्री था जो कि शाहजहां के टाइम पे आया था। तो पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे आया था, जो कि एक ब्रिटिश यात्री था। बाकी जो है बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीस, ये सारे जो है पुर्तगीज थे। आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन से मतलब पूछे जा रहे हैं। तो इसमें बताना है कौन सा जो है, इसको कालक्रमानुसार इसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो जो है 1913 में की थी। तो ये तो हमारा सबसे लास्ट में रहेगा। और हिक्की का जो बंगाल गजट था वो 1780 में, जो कि पहला जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पत्र था। तो हिक्की का बंगाल गजट जो 1780 में हो गया। और विलियम जोन्स का जो बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी जो की स्थापना थी वो 1784 में, मतलब 1784 में हो गई। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड और थर्ड में फिर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले की जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वो 1905 में थी। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, बंगाल गजट 1780, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784, 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया जो कि गोपाल कृष्ण गोखले की थी। लाला हरदयाल की जो गदर पार्टी की स्थापना थी वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो इसमें जो है इसकी जो क्रोनोलॉजी होगी वो क्या होगी, आइए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट पहला जो होगा, पहला थर्ड हो जाएगा, पहला जो है थर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ, सेकंड, फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कलकत्ता में, उसके बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो फोर्ट विलियम इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। सेकंड देखते हैं। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो जिसने भी मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में सुना होगा तो उनको पता होगा कि इसका उद्देश्य था वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं के बारे में थोड़ा नॉलेज प्रदान करना था। मेनली कि वो जानते रहें कि यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का कल्चर, और वो किसी का कल्चर जानना है तो वो लैंग्वेज के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब देखिए, ये भी लोगों को पता होगा कि हाँ 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे जो है 10 जून दे दिया। अब सोचिए, डेट पूछ ली एकदम, इतना तो किसी को नहीं पता होता है। तो लेकिन जो है इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुई थी। मान लीजिए कोई डेट भी याद किया होगा, 10 जून और 10 जुलाई में कितना मतलब डिफरेंस है, इतना क्लोज ऑप्शन, मतलब हद है। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई 1800 को। आप लेकिन इस बार इसको पढ़ लीजिए, मान लीजिए फिर से कभी अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो गलत नहीं होगा। 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी और अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये इसका उद्देश्य था। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसमें क्या है, कथन और कारण दिया गया है। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। 1866 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना नौरोजी जी ने मतलब इंग्लैंड में की थी, और इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को मतलब एक संगठन के माध्यम से आम ब्रिटिश नागरिक जो थे को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पे बर्बरता कर रही थी भारत में, उसके बारे में मेन जो है मतलब कि शिक्षा प्रदान करना कि हाँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में क्या कर रही है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे जो अभी कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है के विरुद्ध भोजपुरी में कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो ये जो है मनोरंजन जो कवि थे। ये क्वेश्चंस भी बहुत मतलब आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन मनोरंजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जगह पे फांसी दी गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो गोरखपुर हो जाएगा। और काकोरी जो कांड था, पहले नाम से जाना जाता था, उसमें क्या था, अब इसको जो है 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक अहम मतलब जो अध्याय है काकोरी कांड, उसका जो नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में उनको जो है फांसी दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि दी थी वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी सर और नाइटहुड जो है उसकी उपाधि त्याग दी। और वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे नहीं, वो असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी हम लोग जितने भी उस टाइम पे जो है वो क्या कहते हैं विरोध कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, तो टैगोर जी ने जो है इसका जो है विरोध किया था। ए सही हो जाएगा, आर जो है वो गलत हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः बहादुरों की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व माना गया था? तो ये दरोगा, इसका राइट ऑप्शन दरोगा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है 1750 से 1754 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1803-5 के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हमारा कब हुआ था? 1878-1880 में। तो इसका राइट ऑप्शन तो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है, तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक की जो केसरी समाचार पत्र है वो उसका प्रारंभ खुदीराम बोस को मृत्युदंड, करजन वाइली की हत्या, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल समाचार पत्रिका का प्रारंभ कब किया था? तो करजन वाइली की जो हत्या थी वो 1909 में थी। खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड जो दिया गया था वो 1908 में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी और मराठा समाचार पत्रिका निकाली थी वो 1881 में। अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल जो समाचार पत्रिका थी वो 1912 में थी। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या सही हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा, जो कि 1881 में। खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड वो 1908 में, फिर उसके बाद करजन वाइली की हत्या 1909 में, और अल हिलाल जो है 1912 में पत्रिका आई थी। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फिर फोर्थ। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितने प्रतिशत व्यय होता था? तो लगभग जो है 40% जो है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का इतना प्रतिशत व्यय होता था। मतलब इंडिया की ही जो जितनी भी मतलब भारत से जितनी भी उसकी आय थी उसको लेने के बाद सारा जो है सैनिक खर्च पे खर्च कर देना। मतलब स्थिति एकदम आर्थिक स्थिति बिल्कुल भारत की खराब हो गई थी अंग्रेजों के टाइम पे। तो इसका 40% हो जाएगा। आइए पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 200 जो अनुच्छेद 253 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 253 हो जाएगा। निम्न में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
1993 में निम्न में कौन सी भाषा अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो इसमें ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, क्योंकि 1993 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है, ये 3 लैंग्वेज जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। और इसमें क्या है, मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी चारों दे दिया गया था। तो मैथिली, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली चारों सम्मिलित थी। तो इसमें पूछा कौन सी नहीं सम्मिलित थी। ये क्वेश्चन भी जो है हटा दिया गया था आयोग के द्वारा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 6 सूत्री कार्यक्रम जो है साउथ ईस्ट जो एशिया जो कंट्री है उसके लिए जो है ये 6 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था। इकोनॉमी के क्वेश्चन से निम्न में कौन जो है ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ये जो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जर्मन वॉच हो जाएगा। इसमें पंचवर्षीय योजना और विकास मॉडल है। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैरोल्ड डोमर मॉडल थी। सेकंड जो है हमारी महाल नोबिस मॉडल थी। सेकंड में क्या था, पहले में कृषि को बहुत प्रायोरिटी दी गई थी। सेकंड में जो है उद्योगों को बहुत प्राथमिकता दी गई थी, जैसे कि राउरकेला इंडस्ट्री थी, भिलाई में थी। तो वो सारी जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में खोली गई थी। तीसरा में जो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा उसमें क्या था, एस चक्रवर्ती मॉडल था। फोर्थ हमारा अशोक रुद्र मॉडल था। एक बार फिर से देखिए, प्रथम हैरोल्ड डोमर, द्वितीय जो सेकंड थी वो हमारी जो है महाल नोबिस थी, थर्ड हमारी एस चक्रवर्ती, चतुर्थ हमारी अशोक रुद्र मॉडल। भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो सेक्टर मतलब जीडीपी का सबसे, भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सेवा क्षेत्र है। इसमें क्या है कि जो 53% जो है हमारा लगभग सेवा क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में कितना है, 18%। उद्योग क्षेत्र में 28% है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका, तो सर्विस सेक्टर हमारा जो है कितना है, लगभग 53% है। और कृषि क्षेत्र हमारा लगभग 18.8% लगभग है। और उद्योग हमारा 28.2% है। सबसे कम जो है कृषि का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जो खेत है, जोत है, उसको क्या मतलब कैसे जानते हैं, तो लघु कृषक जो है। सीमांत जो कृषक होता है, सीमांत कृषक के पास जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। लघु कृषक क्या होता है, उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, जोत होती है। और जो मध्यम कृषक होता है वो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक, और उससे ऊपर जो बड़े वाले काश्तकार होते हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा खेत होती है, तो वो बड़े काश्तकार मतलब बड़े कृषक माने जाते हैं। तो 1 से 2 में लघु कृषक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तथा कारोबार 5 करोड़ होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो सूक्ष्म उद्योग, जो सूक्ष्म मतलब उद्योग हैं, तो उनको जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ की होती है, और उनका जो टर्नओवर होता है 5 करोड़, तो वो लघु उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। और जो लघु उद्योग है 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, 50 करोड़ का आउटपुट होता है। और जो मध्यम होते हैं वो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और 250 करोड़ का लगभग उनका जो है आउट का मतलब उतना उनका जो आउटकम निकलता है। अब ये देखिए, गवर्नर जनरल जो थे, अरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उस टाइम पे, तो उनका कालक्रम पूछ लिया था। तो सबसे पहले जो, अब ये तो यहाँ पे बस तुक्का ही सही हो सकता था, थोड़ा सा 1-2 मतलब मान लीजिए 1-2 आपको पता है तो फिर एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इसमें क्या था, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें जो आईजी पटेल थे वो 1977 से 82 के टाइम पीरियड में गवर्नर रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जो है 1982, ये तो लगभग सभी को पता था लगभग, तो 1982 से 85 के टाइम पीरियड में आरबीआई के गवर्नर रहे थे मनमोहन सिंह जी। सी रंगराजन का टाइम जो था 1992 से 97 का था, और डी सुब्बा राव जो है 2008 से 13 के बीच में थे। तो ये राइट ऑप्शन जो हमारा सबसे पहले होगा आईजी पटेल। सेकेंड हमारा कहाँ है, ये सेकेंड है। फिर फोर्थ है फर्स्ट, उसके बाद डॉक्टर सुब्बा राव। मान लीजिए देखिए, डॉक्टर सुब्बा राव तो सबको पता था कि हाँ ये सबसे लास्ट में रहे, लेकिन अब देखिए ऑप्शन भी जो है ऐसे दे दिया था कि 3 में जो है थर्ड ऑप्शन दे दिया, तो इससे मतलब एलिमिनेशन वाली भी टेक्निक काम नहीं कर मतलब आ पाती है। आइए ज्योग्राफी के मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्न में से किस मतलब स्टेट में पाई जाती है, तो तमरिया जनजाति झारखंड में। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, राज्य और गर्म झरने, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है,
उड़ीसा का ताप्ता पानी है, महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी है, गुजरात का नारायणी, ये नहीं है, ये क्योंकि राजस्थान में नारायणी गर्म झरना है, तो इसका डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, नारायणी राजस्थान में है। मिट्टी और राज्य है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में जो कि लैटेराइट मिट्टी है। फसल चक्र के बारे में है, तो फसल चक्र में जो है इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो फसल चक्र जैसे गहरी जड़ी वाली जो फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। सेकंड है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गहरी जड़ी वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल नहीं उगानी चाहिए, उसके बाद कम गहरी वाली फसल को उगानी चाहिए। इस जैसे मान लीजिए दलहनी फसलें उगाई, उसके बाद कम दलहनी फसलें उगाइए, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। चेंज कर करके, मतलब मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए कि एक ही प्रकार की मतलब फसल उगाते जा रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, मतलब चेंज होता रहना चाहिए। तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। इसमें जो है खनिज हैं और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर, हवाई तो चूना पत्थर जो है, सीमेंट, चूना पत्थर सीमेंट, कॉपर जो है तांबा बिजली का सामान, बॉक्साइट जो है हवाई जहाज, मैग्नीज जो है इस्पात। तो ये चारों सही हो जाएंगे, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, तो वो हमारा सौर ऊर्जा है। तो जीवाश्म ईंधन के बाद जो है ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स हमारी जो है सोलर एनर्जी है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो भिलाई जो है ये जो है नदी के तट पर स्थित नहीं, बाकी जो जितने भी हैं भिलाई लौह इस्पात संयंत्र वो नदी के तट पर स्थित नहीं, जबकि जो बोकारो है वो दामोदर नदी के तट पे है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, और ये जो भद्रावती लौह इस्पात जो भद्रावती जो है वो खरकई नदी के तट पर स्थित है, तो भिलाई जो है किसी भी नदी तट पर स्थित नहीं है। इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो रबड़ जो है हमारा थाईलैंड में है, कहवा जो हमारा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, मंगोलिया में नहीं होता, जैतून स्पेन में जो कि मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, गन्ना हमारा ब्राज़ील में है, तो बी हमारा जो है गलत हो जाएगा। निम्न में से किस देश में कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो नॉर्वे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कुल विद्युत है उसका टोटल 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो मिंडनाओ को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिंडनाओ। इंडोनेशिया निम्न में से किस देश की भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो ये ब्रुनेई से नहीं साझा करता है। बाकी जो ब्रुनेई एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से मलेशिया से सीमा साझा करता है, जो इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनेई। निम्न में कौन सा पॉलिनेशिया का भाग नहीं है, तो टोंगा, तुवालू, ताहिती, ये सारे जो है पॉलिनेशिया द्वीप से के भाग हैं। जो हमारा तीनियन है वो जो है पॉलिनेशिया का भाग नहीं है, टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, और तीनियन जो है पॉलिनेशिया का भाग नहीं है। पॉलिनेशिया आइलैंड में बहुत सारे जैसे समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड और तवालू, ओकेलाऊ, नीमू, वॉलिश, एक बार आप मैप देख लीजिएगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सारी जो हैं पॉलिनेशिया में आते हैं। जब मैं ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाऊंगी तो उसमें बिल्कुल अच्छे मैप के साथ देखेंगे। अभी इसको डिस्कस करने में लगभग 140 क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करने में ही मुझे लगता है 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी जो कैपिटल है एंटीगुआ बरबूडा की जो सेंट जॉन्स है, डोमिनिका की रोशेऊ है, एल सेल्वाडोर की सैन सेल्वाडोर है, बहामास की नासाऊ है। तो बी जो है हमारा डोमिनिका जो है, इसका जो राइट ऑप्शन डोमिनिका की रोशेऊ है, बाकी एंटीगुआ इसका ये सही हो जाएगा, एल सेल्वाडोर सेल्वाडोर, बहामास नासाऊ, डोमिनिका की जो है रोशेऊ है, ये गलत हो जाएगा। जनसंख्या नगरीकरण जो आ गया, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न राज्यों का आरोही क्रम, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में हमें लगाना है। तो इसमें जो है हमारा पहले सबसे ज़्यादा मेघालय में एसटी कम्युनिटी पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मेघालय में, क्योंकि इसमें आरोही क्रम में बताना है।
तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा मेघालय में, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेघालय में है, फिर नागालैंड में, मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया था? तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम नगरीकरण है। यहाँ पे क्या है कि गांव में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इसमें राजस्थान में है, फिर उड़ीसा में है, फिर बिहार में, फिर हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो चंडीगढ़, दमन और दीव में हमारा सबसे कम जो है लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है दमन द्वीप में है और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर जो है मिलियन शहर जो नहीं है? तो आगरा भी है, मेरठ भी है, प्रयागराज भी है, मुरादाबाद हमारा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलियन, मतलब कि जहाँ पे जैसे कि जो 2011 की सेंसस के अनुसार जो है प्रयागराज शहर की, जो 2011 की मैं बात कर रही हूँ, 12 लाख जो है 12,395 थी, और आगरा की जो है वो लगभग 15,85,704। ये सारी जनसंख्याएँ जो हैं 10 लाख के ऊपर थी, मिलेनियम शहर जो है। लेकिन उस टाइम पे मुरादाबाद में नहीं था, अब जरूर होगा, मिलियन शहर नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम जो था 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। तो ये चारों सही हो जाएंगे। नदी का जल प्रदूषण माना जाता है तो जल में घुली जो है ऑक्सीजन, आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन है तो कैसे, तो जो नदी के जल का प्रदूषण का जो मापन है वो ऑक्सीजन की मात्रा से होता है। जैसे कि प्रदूषित पदार्थों के जल में जैसे अधिक, जैसे जब वो ज़्यादा मात्रा मिल जाती है तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा जो है उसका अमाउंट घट जाता है। और इससे क्या होता है कि जब जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो है 4.0 mg/L से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित जल कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही मतलब है? तो सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वहाँ पे उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मैंग्रोव में होती है, उसके बाद घास का मैदान, उसके बाद झील, उसके बाद सागर। और सुंदरबन का जो डेल्टा है, मतलब मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं, इसी कारण वहाँ सुंदरवन, इसी वजह से सुंदरी जो एक पेड़ होती है उसी के कारण उसका नाम सुंदरवन है। और सुंदरवन को जो है 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो मैंग्रोव हो गया, इसका देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यान में किस में स्थित है? तो सतपुड़ा में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। भारत में निम्न में से किस एक जगह जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट माना गया है? तो ये हमारा जो पश्चिम घाट है, 3 जगह है, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप वाला जो है वो रीजन है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हॉटस्पॉट माना गया है। तो वेस्टर्न घाट जो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उसमें संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से? तो आल्हा के लिए ऐसा कहा गया था। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन प्रवाहित होती है, हिंडन नदी प्रवाहित होती है, शारदा, गंडक नहीं, गंडक जो है नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर शेयर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा, थर्ड नहीं सही होगा क्योंकि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सिर्फ 1 और 2 सही है। ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे तो मेरठ का जो है 1946 में हुआ था, कानपुर का 1925 में जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, लखनऊ जो है 1916 में, बनारस 1905 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र है तो जल विहार का मेला जो है बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर मेला जो है पश्चिमांचल में लगता है, बलदेव छठ का मेला जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। निम्न जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो बलरामपुर, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है वो नेपाल से सीमा नहीं साझा करता। उत्तर प्रदेश से कुल 7 जो जनपद हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं।
जैसे कि पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो है, ये सारे जितने भी 4 जो जनपद है उत्तर प्रदेश के, वो जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो इसमें हमारा कुशीनगर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जो है क्या कहते हैं, किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का जो मेला होता है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, जो कि मेरठ में लगता है। तो निम्न राज्यों में कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इसमें क्या है, कुल सिंचाई का जो है 74.9% जो है नलकूप ट्यूबवेल की सहायता से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों फिर अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।